हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग लॉ रिलेटेड टू वर्क प्लेस को कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहले हम लोग समझेंगे फैक्ट्री एक्ट 1948 को। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू इंश्योर सेफ्टी मेजर्स ऑन फैक्ट्री प्रीमिसेस एंड प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। तो जो ये एक्ट है वो जो वहाँ फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं उनके हेल्थ को और वेलफेयर को प्रमोट करने का और उनकी रखवाली करने का काम जो है मालिक को सुरक्षित करना पड़ेगा और उनके हेल्थ की गारंटी देना पड़ेगा जो फैक्ट्री में काम करने वर्कर्स। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ये कानूनी रूप से गुनाह है और इस पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अब देखिए अगला जो एक्ट है वो बेहद महत्वपूर्ण है, स्पेशली जो हमारे चैनल को जो लड़कियां देख रही है, जो फीमेल स्टूडेंट देख रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ कहीं ना कहीं जो भारत की जैसी स्ट्रक्चर से ढांचा है वहाँ कहीं ना कहीं फीमेल को, महिला को अपने जीवन में कभी ना कभी सेक्सुअली हरासमेंट का सामना करना ही पड़ता है। ये रिपोर्ट करता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013। The objective of this law is to ensure working women safety, preventing sexual harassment and sexual assault। अब समझिए कि सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट में क्या डिफरेंस है। तो सेक्सुअल हरासमेंट यानी कि कहीं ना कहीं आपको फिजिकली हरास करने का कोशिश किया गया, टच किया गया या कहीं ना कहीं उनके बदन को या फिर उनके ऐसे टच करने की कोशिश किया गया तो वो सेक्सुअल हरासमेंट हो जाएगा। और टच नहीं हुआ, कहीं ना कहीं उन पर कुछ ऐसा कमेंट किया गया, सेक्सुअली कमेंट किया गया तो वो सेक्सुअली असॉल्ट होगा। अगर फिजिकली टच हो गया तो सेक्सुअली हरासमेंट, अगर नहीं हुआ तो सेक्सुअली असॉल्ट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस। तो देखिए इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, ये सब आप रीडिंग दे लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए इसको इंश्योर करने के लिए हर कॉलेज में या कि कहीं भी वर्किंग जहाँ पे महिलाएं काम कर रही है वहां पे एक आईसीसी का गठन किया जाएगा, इंटरनल कंप्लेन कमिटी का, जिसमें 3 मेंबर्स होंगे। 2 मेंबर्स उस इंस्टीट्यूट के होंगे या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के होंगे। जैसे कि अगर हम लोग कॉलेज से रिलेटेड है तो कॉलेज में ही एक ऐसी कमिटी होगी आपके कॉलेज में, इंटरनल कंप्लेन कमिटी के नाम से, जिसमें 3 मेंबर्स होंगे। 2 मेंबर्स कॉलेज के ही होंगे और 1 मेंबर जो होंगे वो किसी एनजीओ के होंगे या फिर मतलब कि किसी महिला एनजीओ के ही होंगे। और फिर जो तीनों में से जो पावर रहेगा आईसीसी के पास वो बहुत ज्यादा पावर रखता है। इंटरनल कंप्लेन कमिटी या किसी भी एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया उसके पास वही पावर होता है जो एक सिविल कोर्ट के जज के पास पावर होता है। मतलब कि आप पर वो आपको फिजिकली पनिश नहीं कर सकता, लेकिन आपको वो फाइनेंशियली आपको हरास कर सकता, आप पर फाइन लगा सकता या फिर आपको वहां से निकालने का, आपको अगर ऑफिस में है तो आपको ऑफिस से निकाल दिया जा सकता है या फिर कॉलेज में है तो कॉलेज से आपको निकाल दिया जा सकता है। वोमेन, लेकिन हाँ जो वोमेन को होगा जिसके साथ असॉल्ट किया गया फिजिकली और उसको सेक्सुअली हरास किया गया, उसे 3 महीने के अंदर, जिस दिन उसके साथ यह घटना हुई उसके 3 महीने के भीतर ही उसे आईसीसी को लिखित में कंप्लेन दे दिया जाएगा। उसे मतलब कि लिखित में उसको देना होगा, आईसीसी को सौंपना होगा कंप्लेन, तभी कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि जब तक लिखित में कंप्लेन नहीं दीजिएगा तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आप समझते हैं प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। तो देखिए प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 क्या कहता है। तो ये एक्ट कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉय है किसी कहीं भी प्राइवेट, आइदर प्राइवेट और सरकारी में काम कर रहा है तो उसके सैलरी का 12% काट लिया जाएगा और पीएफ में, प्रोविडेंट फंड में जमा कर दिया जाएगा। और जो काटा जाएगा उसके सैलरी का, उसके सैलरी से नहीं काटा जाएगा। देखिए सैलरी में भी बहुत सारे चीज होते हैं, उसमें बेसिक सैलरी होता है, डीए होता है, उसके बाद अलाउंस होता है। तो जो बेसिक और उसके बाद और भी तरह के अलाउंस कर दिया जाता है, जैसे मेडिकल कुछ एजुकेशन के नाम पे सैलरी में दिया जाता है। तो जो बेसिक और डीए का 12% आपके सैलरी में से काट लिया जाएगा और 12% ही जो जहां आप काम कर रहे हैं वो कंपनी आपके बिहाफ पर आपके अकाउंट में, पीएफ अकाउंट में जमा करेगी। मतलब कि 12% आपके सैलरी में से काट दिया जाएगा और 12% कंपनी आपके बिहाफ पर जमा करेगी, तो 24% हो गया। अब इसमें कंपनी खेल खेलती है, क्या करती है मैं आपको समझाता हूं। उसे कंपनी क्या करती है
कि आपके बेसिक सैलरी जो आप जॉब करिएगा तो बेसिक सैलरी को ही आपका कम करना। मान लीजिए आपकी 1 लाख सैलरी है तो आपकी जो बेसिक सैलरी बोलेगी कंपनी की हम आपको 25% बेसिक सैलरी देंगे और 75% हम आपको अलाउंस के तौर पर देंगे। इससे हुआ क्या कि उसे जहां पे उसे कंपनी को अब जो पीएफ होता है वो कम जमा करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर 1 लाख आपकी बेसिक सैलरी रहती तो उसे 12% आपके सैलरी में से कटती और 12% कंपनी को जमा करना पड़ता। लेकिन अगर आपकी 25% ही बेसिक सैलरी है तो 12,000 की जगह पे उसे मात्र 3,000 रुपया जमा करना पड़ेगा। 12.5% लगभग 3,000 के लमसम आएगा, उसे मात्र 3,000 जमा करना पड़ेगा। आप समझते हैं ग्रेड बोनस एक्ट क्या होता है? अब बोनस एक्ट हम लोग समझते हैं। तो बोनस एक्ट कहता है कि बोनस कंपलसरी मिनिमम 8.33%। तो देखिए एक साल में अगर उस जो ऑर्गेनाइजेशन जॉब दे रही है, जो इंस्टीट्यूट जॉब दे रही है, उसे अपने एम्प्लॉय को 8.33 उसकी जितनी सैलरी है उसका एक एनुअल सैलरी है उसका 8.33% उसे बोनस एक बार एनुअल साल में देना होगा। कम से कम ही है। अगर कंपनी लॉस में चल रही इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कंपनी लॉस में भी चल रही तब भी उसे 8.33% बोनस देना ही होगा। लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिट में है, जैसे कि अभी भारत में आईटी सेक्टर प्रॉफिट में है, तो आप आमतौर पर आप देखते होंगे कि दिवाली में एक हेवी बोनस दिया जाता है, तो वो ज्यादा भी दे सकती है। वो डिपेंड करता है ऑन द मर्सी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन, लेकिन कम से कम 8.33% देना ही देना है। अब ग्रेच्युटी एक्ट 1972 क्या कहता है, इसे समझ लेते हैं। तो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 कहता है कि अगर मान लीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय 5 साल तक मिनिमम 5 साल काम कर रहा है या फिर उससे ज्यादा 5 साल या फिर उससे ज्यादा काम कर चुका है और वो उसे आइदर वो रिजाइन बीच में दे रहा है या फिर उसका वर्किंग पीरियड पूरा हो गया तो जा रहा है, तो उसे जाते समय ग्रेच्युटी आपको देना होगा। तो ग्रेच्युटी कैसे दिया जाएगा वो समझिए। जैसे कि मान लीजिए उसने आपकी कंपनी में 30 साल सर्व किया है, 30 साल जॉब किया है, तो 30 साल उसे हर साल के हिसाब से हर साल 15 दिन का उसे सैलरी देना होगा। तो 2 साल मतलब कि हर साल 15 दिन का एक्स्ट्रा बोनस ग्रेच्युटी के तौर पे आपको देना पड़ेगा। तब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि अगर 30 साल उन्होंने सर्व किया है तो कितने दिन का आपको 15 महीने का एक्स्ट्रा वेतन देना होगा। 15 महीने का, और जो वेतन होगा जो मान लीजिए कि ज्वाइनिंग के समय जो सैलरी थी उस सैलरी से नहीं, रिटायरमेंट के समय जो सैलरी थी उस सैलरी के हिसाब से 15 महीने का सैलरी, मान लीजिए कि कोई ज्वाइनिंग किया 1 लाख पे, 1 लाख पर मंथ पे, और उससे रिटायरमेंट होते होते 10 लाख पर मंथ उसकी सैलरी है, तो 10 लाख पर मंथ के हिसाब से उसे 15 मंथ का एक्स्ट्रा ग्रेच्युटी देना होगा। एक मतलब कि एक साल में 15 दिन, तो आपको 30 साल में लगभग 15 महीने हो जाएंगे। आप समझते हैं कि शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट क्या कहता है। तो गवर्न लीव्स एंड हॉलीडे, तो जितने भी हर जैसे कि ये एक्ट एक शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट कहता है कि कुछ एनुअल लीव देना होगा आपको। मिनिमम जो होगा एनुअल लीव साल में 12 कम से कम एनुअल लीव होगा, साथ में वीकली हॉलीडे होना चाहिए। उसके अलावा और भी छुट्टी का प्रावधान करता है। डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, तो देखिए ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। हो सकता है कि महाराष्ट्र में कुछ और है, और हो सकता है बिहार में एनुअल लीव 12 दिन हो साल में, महाराष्ट्र में हो सकता है 14 दिन हो, गुजरात में 15 दिन हो। माइंस एक्ट, तो माइंस एक्ट एम टू सिक्योर सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स प्रोहिबिटेड ऑफ वर्किंग लेस देन 18 ईयर्स। तो जितने भी माइन है उसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करने में मनाही। और दूसरी बात और ये इंश्योर करना होगा कि माइंस में जितने भी माइंस में भी बहुत जगह होता है, कुछ कम लेस डेंजरस होता है, कुछ मोर डेंजरस होता है, तो मोर डेंजरस वाले जगह पे महिलाओं को नहीं भेजे, ये शर्त होती है माइंस एक्ट की। तो यहाँ पर हमारा ये यूनिट समाप्त हो गया, और अब अगले लेक्चर में हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अगले यूनिट का आहूत करेंगे, मतलब कि उसकी शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।